हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली कि अगर तुम लोग ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत रहती है कि सर हमारा जो इलेवेंथ का ऑर्गेनिक है वो इतना अच्छा नहीं है, हमने इतने अच्छे से मेहनत नहीं की या फिर हमें कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है। ठीक। तो अब इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम लोग पूरा इलेवेंथ की ऑर्गेनिक वापस से पढ़ना स्टार्ट करें, है ना। फिर ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक अपन कम पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो वीडियोस हैं, जो अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, ये प्योरली इसी बेसिस पे रहेंगे कि तुम्हारा एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। किसमें स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए? बेसिकली ट्वेल्थ ऑर्गेनिक में स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए कि तुम लोग को इजीली जो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक है वो समझ में आए। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ और कुछ इफ़ेक्ट्स। ठीक। और उसका यूज़ कैसे आएगा। ठीक। तो हमें ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो हमें आनी ही चाहिए, तभी हम लोग ट्वेल्थ की जो ऑर्गेनिक है वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो, हम लोग इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ने वाले कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा खींचे। इनफैक्ट कि हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देंगे यहाँ पे इस लेक्चर में, है ना। फिर बाद में आगे जाके तुम लोग को जो प्रॉपर वीडियोस हैं जीओसी के, वो भी तुम लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप तुम लोग को ये क्लियर है। ठीक। तो ये जो वीडियो है ये कौन देख सकता है? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर कोई इलेवेंथ का बच्चा है तो ये इलेवेंथ का बच्चा इस वीडियो को स्किप भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट पेस पे जाएगी। ठीक। क्योंकि हम लोग एक ओवरव्यू, एक रिवीजन टाइप इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक। हाँ, इलेवेंथ का अगर कोई बच्चा है, अगर वो रिवीजन करना चाहता है तो वो इसको ज़रूर पढ़ सकता है। पर ये जो मेन वीडियो है ये बेसिकली ट्वेल्थ के पर्पज़ से बनाई जा रही है। एक ट्वेल्थ का एक ट्रांजिशन वीडियो कह लो, है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, ऐसे चुटकी बजाता है और ट्रांजिशन हो जाता है, ये कुछ वैसा ही है। ठीक। तो हम लोग एक स्मूथ ट्रांजिशन कर पाए ऑर्गेनिक में, उसीलिए ये वीडियोस बनाई गई है। ठीक। तो बेसिकली हमारे वीडियो का नाम क्या है? जीओसी प्री रिक्वेस्ट, है ना। मतलब प्री रिक्वेस्ट ये कह लो कि अगर हमें ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़नी है तो हमें क्या प्री रिक्वेस्ट, हमें पहले से क्या पता होना चाहिए। इज ए क्लियर? ठीक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें सब पता है कि सब तो नहीं पता हमें ऑब्वियसली, पर हमें ये ज़रूर पता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो कोई दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो आपस में टकराते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ या ना? तो वही चीज़ है, एक हमारे पास रिएक्टेंट है और एक हमारे पास क्या है? रिएजेंट। रिएजेंट मतलब क्या होता है? रिएजेंट एक वो चीज़ है जो बेसिकली किस पे अटैक करती है? हमारे रिएक्टेंट पे अटैक करती है। इज दैट क्लियर? अब ये जो हमारा रिएजेंट है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक। अब जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। ठीक। और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं। इज ए क्लियर? ठीक। अच्छा, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हमें पता है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और नए बॉन्ड बनने स्टार्ट होते हैं, हाँ या ना। जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और जो नए बॉन्ड्स हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। इज ए क्लियर? ठीक। अब जहाँ पे हमारा पुराने बॉन्ड टूट गए, है ना, कंप्लीटली टूट गए, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसका मतलब कि हमारी जब रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बीच में जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है? जब हमारा बॉन्ड टूट जाता है, ठीक, और जो चीज़ बची उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारी रिएक्शन आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी, वो कितना स्टेबल है, उतना ही प्रोडक्ट हमारा फास्ट बनेगा। अगर वो अनस्टेबल रहा तो हमारा प्रोडक्ट इतना जल्दी नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक। अब टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में हम लोग को तमाम तरीके की चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि कार्बोकेटाइन है, कार्बोएनाइन है, फ्री रेडिकल है,
फिर हमारे पास बेंजाइन है, नाइट्रीन है और कार्बीन है। ये बेसिकली हमारे सिलेबस में टोटल 6 तरीके के हमारे पास इंटरमीडिएट हैं, पर हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कवर करना है वो 3 के बारे में कवर करना है। कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ठीक, इंटरमीडिएट क्या है? बेसिकली जो रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक, वही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। और हम लोग को इसी की स्टेबिलिटी के बारे में इस जीओसी चैप्टर में पढ़ना रहता है। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे गवर्न है, उसी के लिए तो हम लोग को वो इफेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से? जो इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हम लोग को वही सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग बच्चों 2 टाइप की होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग कितने टाइप की होती है? बेसिकली 2 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है? एक होता है होमोलिटिक, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ओके, इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलो समझते हैं क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। समझो, एकदम ध्यान से समझो। होमोलिटिक क्लीवेज में सबसे पहले, जैसे कि अगर मान लो कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक, अगर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। तो हम लोग एनर्जी एज अ लाइट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, HNU के फॉर्म में। हम लोग ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? बेसिकली हम लोग ने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो लाइट की एनर्जी, बेसिकली एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, विच इज़ गवर्न बाय प्लैंक्स, क्या दिया था उसने? E इज इक्वल टू एच या फिर E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा, है ना। ठीक, तो ये बेसिकली एक फोटोन की एनर्जी होती है या फिर हमारे लाइट की एनर्जी होती है, हाँ या ना। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं लिखूँ EHν, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे समझना कि यहाँ पे सनलाइट या फिर लाइट का यूज़ किया गया है एनर्जी के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ठीक, तो जब हम तोड़ेंगे तो तुम्हें पता है कि जब एक बॉन्ड बनता है, जब एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, हाँ या ना। तो जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कोई ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो दूसरा एटम है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही एटम सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी? सेम। तो इसका जो डेल्टा EN है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला क्लोरीन ले जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या? 2Cl डॉट। और यही हमारे पास क्या बना बेटा? फ्री रेडिकल बना। क्या बना? फ्री रेडिकल बना। इज दैट क्लियर? ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर मैं ले लूँ इथेन को, CH3 हाँ या ना। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे अगर मैं HNU लगाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास, क्या बनेगा मेरे पास? 2CH3 डॉट। इज दैट क्लियर? इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल कह सकते हैं या फिर फ्री रेडिकल कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि जो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 0, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास CH3। मान लेते हैं CH3 CH2 Cl। ठीक, अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे है? अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो देखो CH3 CH2 Cl, यहाँ पे तुम्हें पता है कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किसके पास रहेंगे? क्लोरीन के पास। और अगर मैं एनर्जी दूँ, मतलब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दूँ, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएंगे? बेसिकली क्लोरीन ले जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो बनेगा क्या? बेसिकली CH3 CH2। अब देखो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, क्या वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, हाँ या ना। ठीक, अच्छा, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लोरीन लेके जा रहा है, और क्लोरीन ऑब्वियसली बात है खुद का इलेक्ट्रॉन भी लेके जा रहा है। तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव का। ठीक,
तो एक तो बनेगा कि क्लोरीन जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इज ए क्लियर? और कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम लोग को लिखूं CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लगा दूं लिथियम। अब लिथियम बेटा एक मेटल है। लिथियम क्या है? एक मेटल है। और मेटल जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहते, वो सामने वाले को दे देंगे, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पे जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लिथियम के पास नहीं, किसके पास रहेगा? कार्बन के पास। और जब तुम लोग एनर्जी दोगे तो यहाँ पे जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? बेसिकली कार्बन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या? CH3 CH2 यहाँ पे माइनस प्लस Li प्लस। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बो एनायन। क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन बोलेंगे। ठीक, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसे फॉर्म होता है बेसिकली फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। चलो नेक्स्ट है, हम लोग को कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एनायन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3 प्लस, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3 माइनस। इज ए क्लियर? ठीक, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये उसका ऑर्बिटल जो कि कैसा है? खाली है ना। ठीक, यहाँ पे क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये उसका ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे क्या सीन है? एनायन में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये उसका ऑर्बिटल है। और उस ऑर्बिटल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, उसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। इज ए क्लियर? ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते किससे थे? याद करो, स्टेरिक नंबर से निकालते थे। स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हाँ या ना? ठीक, तो यहाँ पे बच्चों कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3, 1 2 3। हाँ या ना? 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी? sp2। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3। और लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ या ना? अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग लोन पेयर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, ओके, तो यहाँ पे भी अगेन कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? sp2। अच्छा यहाँ पे कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3, और यहाँ पे एक अब लोन पेयर भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या आएगा? 4। तो 4 स्टेरिक नंबर के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ठीक, आई होप तुम लोग को ये समझ में आया हो। सर क्या फ्री रेडिकल में वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा नहीं गिनते? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, हम लोग कभी कभी गिनते भी हैं, उसके कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, बट यहाँ पे हम लोग को उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ठीक, हम लोग ये पढ़ते हैं बच्चों, कहाँ पढ़ते हैं? बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि फ्री रेडिकल को कब काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, अच्छा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ही बता दूँ कि, और ये तुम्हारे ध्यान में रहे, ये तुम लोग ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, बट प्लीज़ इस चीज़ को वापस से मैं तुम लोग को रिकॉल करवा रहा हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, क्या बोला मैंने? अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में तभी कंसिडर करेंगे जब वो नेगेटिव चार्ज या फिर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। इज ए क्लियर? क्या बोला मैंने? उस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को हम तभी कंसिडर करेंगे जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। अगर वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग गया, ठीक, तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंक्लूड नहीं करेंगे। इज ए क्लियर? हाँ, अगर वो एज इट इज पड़ा हुआ है लोन पेयर तो हम लोग उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक, ओके चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक, चलो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होता है? ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं।
ठीक, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल, हमारा कार्बोकेटाइन हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, कार्बन आयन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग से कैलकुलेट करवाऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो, फ्री रेडिकल में कैसे हैं, फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, इन लोग का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। देखो कैसे बताता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक, और अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इज ए क्लियर, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कुछ नहीं होता, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर डायमैग्नेटिक होगा तो वो क्या होगा, रिपेल। ठीक, ओके, तो यहाँ पे तो सारे के सारे पेड़ हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा बच्चों डायामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक, चलो आई होप तुम लोग को कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक, ये बनता कैसे है हम लोग ने ये डिस्कस किया, हम लोग ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली है। ठीक, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। पर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ, अगर मैं हेडिंग डालूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, चलो कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन लिखा है, कैटायन नहीं लिखा है। ठीक, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखो कंसेप्ट ये कहता है कि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा अगर चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज होता क्या है बेसिकली Q, अगर मेरा चार्ज बढ़ेगा, ठीक, अगर मेरा चार्ज बढ़ गया तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई बच्चों तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, आई होप तुम लोग को ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्या समझ में आया बेसिकली, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक, अगर चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज क्या है बेसिकली Q, अगर हमारा Q बढ़ गया तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अगर मेरा चार्ज बढ़ा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कुछ ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो तुम लोग स्टेबल नहीं हो। हम लोग स्टेबल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जब हम लोग बेसिकली सो रहे होते हैं, है ना, मतलब जब हम सो रहे हैं बेसिकली, हम लेटे हुए हैं, है ना, हम लोग फैल के सो रहे हैं, तब बेसिकली होता क्या है कि हमारी एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम। हाँ, और हमारी जो स्टेबिलिटी है बच्चों उस टाइम पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। हाँ या ना? ठीक, तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये याद रहेगा। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी से याद नहीं रहती तो बेसिकली एनर्जी से याद रखो। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरा चार्ज बढ़ा तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कोई भी स्पीशीज, कोई भी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज है तो वो उसको डिस्पर्स करना चाहता है। क्या करना चाहता है, डिस्पर्स करना चाहता है। फॉर इंस्टेंस कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है बच्चों कि मानो कि हम एज अ ह्यूमन, अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग हमारे पेरेंट्स को शेयर करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, हमारे हमारे क्लोज वंस को शेयर करते हैं, है ना, कि बेसिकली ऐसा कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते थे कि दुख बांटने से कम होता है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा दुख है हम लोग फैला देते हैं कि बेसिकली हम पे थोड़ा सा कम दुख हो। ठीक, अब सर बोलेंगे, आप बोलोगे कि सर पॉजिटिविटी तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना भी अच्छी बात नहीं है।
ठीक। अब जैसे कि अब मान लो कि तुम लोग सड़क पे चल रहे हो और और फिर बहुत तेज़ कार आ रही हो और एकदम तुम लोग कोई टेंशन लिए बिना तुम लोग वहीं खड़े रह गए और वो कार तुम्हें ठोक के चली जाए, तो देखो यहाँ पे टेंशन लेना और थोड़ा नेगेटिव सोचना बिल्कुल सही है, तभी तो तुम लोग वहाँ से जल्दी भागोगे, है ना। एकदम तुम लोग पॉजिटिव रहोगे कि हाँ क्या ही हो जाएगा, हमारी लाइफ में तो सब सही है, सब सही चल रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है, कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव होके और आगे भी बढ़ना होता है, टेंशन लेना भी थोड़ा सा ज़रूरी है ना। ठीक, ओके, चलो। तो बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चार्ज को क्या करना चाहता है, डिस्पर्स करना चाहता है। इज ए क्लियर? ठीक। अब देखो, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन है, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन है, तो देखो बच्चों, हमारे पास इस दुनिया में, ठीक, दो तरीके के लोग हैं, है ना। दो तरीके के लोग, ऐसा समझो कि एक ऐसे लोग हैं जो बेसिकली बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, और वो बहुत अच्छा डोनेशन करते हैं। ठीक, मतलब ऑब्वियस ही बात है, डोनेशन कौन कर पाएगा कि जो बहुत पैसे वाला है। ठीक। दूसरे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली गरीब हैं, हाँ या ना। ठीक। अब वो गरीब क्या चाहता है, वो बेसिकली पैसा चाहता है ना। वो अब वो डोनेट नहीं कर सकता, तो वो पैसा मांगता है, हाँ या ना। तो बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरीके के ग्रुप हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। वो पैसे से आप रिलेट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर बेटा मैं पैसा 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 बोल रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं बहुत मनी माइंडेड पर्सन हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बेसिकली तुम लोग को ऑर्गेनिक पैसों के शब्दों में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पैसों की लैंग्वेज बेटा सब समझते हैं ना, छोटे से छोटे बच्चा भी एक पैसे की लैंग्वेज समझ लेता है। ठीक, ओके, चलो। तो बेसिकली अगर मैं कहीं पे भी पैसा बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स नॉट मनी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। इज अ क्लियर? ठीक। तो देखो, हमारे पास दो तरीके के ग्रुप्स हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑब्वियसली नाम में ही उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। ठीक। और विड्रॉ मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं। ठीक। अब तुम लोग ही बताओ, जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, उसके पास खुद कम इलेक्ट्रॉन है। तो वो स्टेबल कब रहेगा, उसको वो स्टेबल तब रहेगा जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। तो हमें कौन से ग्रुप लगाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने चाहिए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या लगाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम। अब चार्ज कम हुआ तो चार्ज के साथ साथ क्या कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इज ए क्लियर? इसका ठीक उल्टा बेटा, अगर मान लो कि यही मेरा कार्बोकैटायन है और यहाँ पे मैं लगा दूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको मैं EWG से डिनोट कर रहा हूँ, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली उसके पास जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं वो भी खींच रहा हूँ, तो चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ने से बेसिक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज ए क्लियर? इसका ठीक उल्टा एग्जाम्पल, एकदम ठीक उल्टा, हम लोग कार्बो एनायन में भी समझ सकते हैं। कार्बो एनायन में क्या है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, हाँ या ना। ठीक। अगर मैं कार्बो एनायन का एग्जाम्पल दूँ तुम लोग को, तो देखो कार्बो एनायन है तो यहाँ पे मुझे कौन से ग्रुप लगाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली कम हो जाएगा, मैं उससे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। अच्छा, चार्ज कम हो गया, कोई भी चार्ज कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके। इसका ठीक वाइसा वर्सा तुम लोग समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि अगर कार्बो एनायन है और कार्बो एनायन में मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, मतलब मैंने ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बेसिकली बढ़ जाएगा। अगर मेरा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक। एक छोटा सा नोट, एक छोटा सा नोट, क्या छोटा सा नोट बच्चों, एक छोटा सा नोट ये रहेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसको मैं हमेशा प्लस से सिंबलाइज करूंगा। जैसे कि एग्जांपल है इसका प्लस आई,
प्लस एच या फिर प्लस आर प्लस एम। ठीक। अच्छा, अगर मेरे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, उसको मैं नेगेटिव से डिनोट करूँगा, और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर। इज ए क्लियर? ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब हम लोग किस ऑर्डर में चेक करेंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला ऑर्डर है बच्चों, वो आता है सबसे पहला जो ऑर्डर में जो आता है, जो हम लोग चेक करेंगे, वो है एरोमेटिसिटी। मतलब एरोमेटिसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हम लोग आगे बात करेंगे इस बारे में। ठीक। सेकंड है बच्चों बैक बॉन्डिंग, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ बीबी। क्या बोलता हूँ मैं? बीबी। ठीक। थर्ड है बेटा रेजोनेंस। थर्ड क्या है? रेजोनेंस। ठीक। रेजोनेंस में भी क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। फोर्थ है हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ है हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच। और लास्ट है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इज ए क्लियर? हाँ, बीच में एक एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे कि बेसिकली एक डांसिंग रेजोनेंस होता है, बट वो हम लोग को यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके, चलो। तो बेसिकली आज की जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी जीओसी की, है ना, मैंने बेसिकली तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने इंट्रोड्यूस किससे करवाया? इलेक्ट्रोफाइल से करवाया, न्यूक्लियोफाइल से करवाया। ठीक। मैंने तुम लोग को इंटरमीडिएट से इंट्रोड्यूस करवाया कि इंटरमीडिएट बेसिकली बनता कैसे है ना, किस किस प्रकार का होता है। ठीक। उसमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हमारे पास इंटरमीडिएट है। ठीक। अच्छा, फिर मैंने तुम लोग को बताया कि कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल ये हमारे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं। हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक। अच्छा, फिर मैंने तुम लोग को बताया कि ये बनते कैसे हैं, कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, ठीक, और कार्बो एनायन कैसे बनता है। ओके। फिर हम लोग ने क्या डिस्कस किया? हम लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ओके। तो स्टेबिलिटी में मैंने तुम लोग को बताया कि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो हमें ऐसे ग्रुप लगाने चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, चार्ज उसका कम होगा, चार्ज कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर मैंने तुम लोग को बताया कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसका है? बेसिकली ऑर्डर कार्बोकेटाइन को देखने का कि उसको स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि तुम लोग देखोगे हमारे रिएक्शंस में इतने ज़्यादा कार्बोकेटाइंस आएंगे, हमें नहीं पता चला, या फिर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो वो बेसिकली जो क्वेश्चन है बच्चों, वो प्योरली जीओसी बेस्ड है। ठीक, ओके, चलो। तो हम लोग ने ऑर्डर देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सारे इफेक्ट्स, कौन कौन से इफेक्ट्स बच्चों, बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ओके, मैं स्टार्ट करूंगा उल्टे से। हम लोग सबसे पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर हम लोग बैक बॉन्डिंग और एरोमेटिक कंपाउंड, और एक छोटा सा टॉपिक जो थोड़ा सा अलग है, टॉटोमेरिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, आई होप तुम लोग को आज की क्लास समझ में आई हो। अगर कोई डाउट है या फिर अगर कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हम लोग बिल्कुल उसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।